नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस विज्ञान कक्षा में। रसायन शास्त्र में हम एक बेसिक क्लास परमाणु संरचना अम्ल क्षार को समझ चुके हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे वस्तु की जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके बिना ये परिवहन क्रांति संभव नहीं है, जिसके बिना ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संभव नहीं है। इस फ्यूल ने दुनिया को बदल देने का काम किया। इट क्रिएट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन। हमारे घरों में जो ऊर्जा अलग अलग रूपों में, कभी लाइट के रूप में, कभी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में जो दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं इसी फ्यूल की बदौलत है। तो ये फ्यूल क्या है, सबसे पहले हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूल मतलब अ सब्सटेंस विच गिव ऑफ हीट एंड लाइट बाय बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल क्या है? वे पदार्थ जो वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। इस प्रक्रम को दहन कहते हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ कंबंशन और इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। फ्यूल बर्निंग इज व्हाट? इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो इट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। क्या होता है इसमें? फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है और हीट और लाइट बनती है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी उत्पाद का निर्माण हो सकता है और ऊष्मा और प्रकाश की उपस्थिति होती है। क्लियर है? कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ईंधन कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ईंधन? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ फ्यूल? फ्यूल की क्वालिटीज होना चाहिए। पहले तो चीप होना चाहिए, इजीली स्टोर करने वाला होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए, उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। फर्स्ट, हाई कैलोरिक वैल्यूज। उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में हाई कैलोरिक वैल्यू, ये बहुत बड़ा फीचर है। एंड लो इग्निशन वैल्यू, ज्वलन मान कम होना चाहिए। मतलब वो कम तापमान पर जल जाए, कंबंशन स्टार्ट कर दे। ये दो फीचर हमेशा याद रखिए कि उसका कैलोरिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और उसका ज्वलन मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो शीघ्र जल जाए वो कम होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मिनिमम वेस्ट और यू कैन से बाय प्रोडक्ट, कम से कम अवशिष्ट हो। मतलब वो जलाएं तो पूरा पूरा जल जाए, कुछ बचे ना। एक अच्छे फ्यूल की ये पहचान है। पहली पहचान है हाई कैलोरिक वैल्यू, लो इग्निशन वैल्यू, स्टोरेज इजी हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, चीप हो, अवेलेबिलिटी इजी हो। ऐसा ना सस्ता ऊपर मिल रहा हो 1000 किलोमीटर दूर तो ट्रांसपोर्टेशन में ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। इजीली अवेलेबिलिटी हो और कोई भी कचरा ना बचे उससे। जैसे हम कोयला जलाते राख बचती, लकड़ी जलाते राख, तो ऐसा फ्यूल हो जिसमें कुछ बचे ना, वो सबसे बेस्ट फ्यूल होता है। क्लियर है? तो समझ में आया आपको? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैलोरिक वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द कैलोरिक वैल्यू? कैलोरिक वैल्यू क्या है? द हीट ऑब्टेन फ्रॉम द कंबंशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। जब 1 ग्राम फ्यूल को हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरिक वैल्यूज। जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 ग्राम ईंधन को जलाएंगे तो जितनी ऊष्मा प्राप्त होगी उसको ऊष्मीय मान या कैलोरिक वैल्यू कहते हैं, जिसका मात्रक जूल या कैलोरी होता है।
तो हमें वही ईंधन उपयोग करना चाहिए जिसकी कैलोरिक वैल्यू हाई हो। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे देखिए, हाइड्रोजन यूज करना चाहिए जिसकी कैलोरिक वैल्यू 150 है। ये किलो जूल पर ग्राम बता रहा हूं मैं, किलो जूल पर ग्राम। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल की वैल्यू हो जाएगी। आप बोलेंगे तो बहुत कम है, अगर मैं जूल में लिखूंगा तो 3 जीरो और बढ़ा दूंगा इसमें, तो 1.5 लाख हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है? 150 किलो जूल पर ग्राम। मीथेन की कितनी है? CH4, मीथेन को कहते हैं CH4, इसकी वैल्यू 55 किलो जूल पर ग्राम। LPG जो हम घरों में कुकिंग गैस का यूज करते हैं, उस LPG की है 50। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस 35 से लेकर 50 के बीच में है, कंप्रेस नेचुरल गैस की। पेट्रोल, पेट्रोल की है 50, पेट्रोल की जो कैलोरिक वैल्यू है कितनी है? 50 है। बायोगैस 35 से लेकर 40 के बीच में बायोगैस, जो हम गोबर से बना जिसमें मीथेन पाया जाता है। ठीक है, फिर है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल की जो कैलोरिक वैल्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 48 है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डीजल की 45 है। तो कई बार आ जाएगा किसकी कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है, केरोसिन की कि डीजल की? तो केरोसिन की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इस तरफ लिख देता हूं, यहां पर कोल, कोयले की कितनी है? अगर हम कोयला 1 ग्राम कोयला जलाएंगे तो कितनी पैदा होगी? 25 से 30, 25 to 30 पैदा होगी। लकड़ी जलाएंगे, वुड, तो 17 कैलोरिक वैल्यू होगी। गोबर के कंडे जलाएंगे तो 6 से 7 होगी। तो फाइनली सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू किसकी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल होगा, पर क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं? स्टोरेज प्रॉब्लम, रिस्क प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जैसे पेट्रोल पंप हर जगह, वैसे हाइड्रोजन पंप नहीं है। ठीक है, पर फ्यूचर फ्यूल है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है। ये नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा सीक्वेंस में मीथेन, LPG, CNG, पेट्रोल, बायोगैस, मिट्टी तेल, डीजल। क्लियर है? चलिए, फिर आता इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जिस न्यूनतम ताप पर ईंधन जल जाए वह ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे पेट्रोल तुरंत जल जाएगा, लकड़ी जलाने में बहुत टाइम लगेगा, तो ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? जल्दी जल जाना चाहिए, थोड़ी सी स्पार्किंग हो, पता पड़ा उसी में एनर्जी खर्च कर रहा है जलाने में, इसलिए उसका ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा ज्वलन ताप क्या है और ऊष्मीमान क्या है? एक अच्छे फ्यूल का ज्वलन ताप कम होना चाहिए और ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए फॉर अ गुड फ्यूल। एक गुड फ्यूल के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अब एक वर्ड होता है ये ज्वाला। ये ज्वाला क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाला? फ्लेम। देखिए, फ्लेम जो होती है उसको 3 पार्ट है फ्लेम के, आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर मोस्ट जोन। 3 क्षेत्र होते हैं। आउटर जोन होता है, मिडिल जोन होता है, इनर मोस्ट जोन होता है। जो आउटर जोन सबसे बाहर का जोन होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। और जो मिडिल जोन होता है वो येलो कलर का होता है, मिडिल जोन लिखा है येलो कलर का होता है। और जो सबसे अंदर का भीतरी जोन होता है वो देखो काले रंग का होता है, जहां मोमबत्ती हल्की सी काले रंग से जलती रहती है। अब बात आती है सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगी? सबसे ज्यादा गर्मा होगा आउटर जोन, हॉटेस्ट जोन जो होगा सबसे बाहर वाला, आउटर वाला सबसे हॉटेस्ट होगा।
और सबसे कम गर्म कौन सा होगा? सबसे गर्म होगा इनर वाला, सबसे कम गर्म। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे बाह्य क्षेत्र, जो बाह्य क्षेत्र होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा, ठीक है। और मध्य क्षेत्र कैसा होगा? मॉडरेटली हॉट होगा, ठीक है। और सबसे इनर, सबसे आंतरिक भाग सबसे कम गर्म होगा, कम गर्म, लीस्ट हॉट। तो ये ऐसे 3 ज्वाला बनती है। ब्लू कलर, इससे आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर किस कलर का होगा एग्जाम में आएगा तो ब्लू का होगा। सबसे ज्यादा तापमान किसका होगा? ब्लू का तापमान सबसे ज्यादा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? ज्वाला भी समझ में आ गई कि ज्वाला क्या होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब 2 शब्द और सुनते रहते हैं हम कई बार। नॉकिंग, एक मिनट, ये 2 शब्द और आते हैं जो हम जब भी हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक नॉकिंग वर्ड आता है और एक ऑक्टेन नंबर वर्ड आता है। ये सब क्या है? देखिए क्या होता है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करने के पहले ही वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉकिंग। मतलब जहां जलना चाहिए पूरी तरह ना परिवर्तन, लिखा है ना वायु मिश्रण। क्या होता है जब फ्यूल होता है तो फ्यूल के साथ एयर का मिक्सचर भी होता है। कार्बोरेटर लगा होता है ना गाड़ियों में, आपने देखा होगा, या डीजल इंजन होगा तो उसमें नहीं लगा होगा कार्बोरेटर। तो फ्यूल प्लस एयर जाती है, तो ज्वलन समय के पहले ही ऊष्मा पूर्णता कार में परिवर्तन धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब क्या होता है? मतलब जिस मिनिमम टेम्परेचर पर उसको बर्न होना चाहिए, उसमें से कुछ फ्यूल जो होता है तो पहले ही बर्न हो जाता है, एक प्रकार की मेटेलिक साउंड क्रिएट करता है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। ऐसे ईंधन जिनका नॉकिंग ज्यादा होता है वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो ऊष्मा को नष्ट कर देते हैं। पता कैसे पड़ेगा कि किसमें नॉकिंग ज्यादा होती है? इसके लिए ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर नॉकिंग को पता करने के लिए होता है। जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी नॉकिंग कम होगी। लिखा ना, जब किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना कम होता है, उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। The detonation of a fuel expressed by an octane number, the higher octane number of a fuel, the less it detone and it's considered to be a better fuel. तो सबसे अच्छा ईंधन माना जाएगा। ऑक्टेन नंबर ज्यादा तो नॉकिंग कम, अपस्फोटन कम होगा। तो हम क्या करते थे पहले, नॉकिंग को खत्म करने के लिए पेट्रोल में टीईएल, टेल का प्रयोग करते थे, टेट्रा एथाइल लेड का प्रयोग करते थे। अभी कर रहे हैं बीटीएक्स का भी प्रयोग करते हैं। बीटीएक्स, बीटीएक्स क्या है? बेंजीन टोल्यूइन जाइलिन, इस बीटीएक्स का यूज करते हैं
ऑक्टेन नंबर को यानी नॉकिंग को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब टेल का यूज नहीं करते क्योंकि अनलेडेड पेट्रोल आने लगा है। कैसा पेट्रोल आने लगा है? अनलेडेड, सीसा रहित, क्योंकि लेड हमारे लिए अच्छा नहीं है, पोल्यूशन करता है, प्रदूषणकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लेड अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, इसलिए सरकार अनलेडेड पेट्रोल बेच रही है। आप देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है सीसा रहित अनलेडेड। अब आते प्रोपोलेंट। ये प्रोपोलेंट क्या है? प्रणोदक। देखिए जो रॉकेट का फ्यूल है उसे हम प्रोपोलेंट कहते हैं। ऐसा फ्यूल जो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। वैसे करते तो कई हैं पर न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा नियम। तो प्रोपोलेंट क्या होते हैं? हाईली पावरफुल होते हैं और रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं। उनको हम प्रणोदक कहते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं और कुछ द्रव यानी लिक्विड होते हैं, ठोस और द्रव। मतलब जो प्रोपोलेंट होते हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं। जैसे द्रव में क्या जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप बोलेंगे ये तो द्रव कहां से हो सर, ये तो गैस होना चाहिए। इनको जब कंप्रेस किया जाता है तो ये कंप्रेस होने के बाद द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्रवीकृत हो जाती है, जिसका हम यूज करते हैं। सॉलिड भी यूज करते हैं, HTPB। एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। और अभी चर्चा में है UDMH। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, मिल जाएगा, ठीक है। अनसेगमेंटेड डायमेथिल हाइड्रोजाइन, डायमेथिल हाइड्रोजाइन। अनसिंट्रिकल डायमेथिल हाइड्रोजाइन। डायमेथिल, ठीक है, हाइड्रोजाइन। यह है UDMH। करंट अफेयर पढ़ेंगे, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आएंगे। तो ये कहलाता है प्रोपोलेंट के। इसके अलावा कुछ क्रायोजेनिक होते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में भरते हैं। क्रायोजेनिक मतलब ऐसे इंजन जो कम से कम स्टोरेज में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल रखते हैं, जो -150 डिग्री पर काम करते हैं, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। लेस देन -150 डिग्री सेंटीग्रेड वो कहलाएंगे क्रायोजेनिक। तो ये बेसिक आपके क्लियर हो गए हैं। बेसिक में हमने क्या कहा? ऑक्टेन नंबर ले लिया है, नॉकिंग ले लिया है, इग्निशन टेम्परेचर ले लिया है, क्लोरिफिक वैल्यू ले लिया है, ऊष्मीमान, ज्वलनमान, ऑक्टेन नंबर, नॉकिंग, प्रोपोलेंट। अब हमारा मूल उस पर चलते हैं, फ्यूल। तो फ्यूल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, बायोमास फ्यूल, एटॉमिक फ्यूल एंड मैन मेड फ्यूल। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल की तरफ। ये फॉसिल फ्यूल क्या है? देखिए इतने हजारों करोड़ों वर्षों से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो मानव है, कंकाल है, हड्डियां हैं, ये सब सड़ गल कर अंदर धरती के ऊपर प्रेशर से, टेम्परेचर से चेंज हो रही है। उनके ऊपर इतना दाब है, इतना ताप है कि धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है और वो फॉसिल फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दाब और ताप के कारण जो चीजें हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रही हैं? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम, एग्जाम्पल के लिए कोयला,
ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। जीवाश्म ईंधन है जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों, जीव जंतुओं के जीवाश्म के सड़ने गलने से लाखों वर्ष की प्रक्रिया से बने हुए हैं, जो गोंडवाना और टर्सरी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल जितने भी होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। फॉसिल फ्यूल जो भी होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं, मतलब अगर एक बार यूज हो गए तो दोबारा रीयूज नहीं होते। कोयला एक बार जल गया, गाड़ी में पेट्रोल 5 लीटर डलाया और अगर वो खत्म हो गया तो वो फिर से आने वाला नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल। और ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं एनवायरमेंट के लिए बड़ी डेंजरस होते हैं। दीज फॉसिल फ्यूल्स जनरेट लॉट ऑफ पोल्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो हरित गृह प्रभाव है, जो वैश्विक ताप बढ़ रहा है, उनमें इनका बड़ा योगदान है। पर एक पॉजिटिव बात यह है कि दिस कोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी, उसमें इस फॉसिल फ्यूल्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने उद्योगों को ऊर्जा देकर गति प्रदान करने का कार्य किया। तो यहां तक कोई डाउट है? तो हम एक एक करके फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लेते। सबसे पहले कोयले की बात कर लेते। कोल, कोल, कोयला। कोयला एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आता है। कोयला जो होता है उसके कई अलग अलग रूप में होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं। हमने जो सीक्वेंस लिखा है ये बेस्ट से वर्स्ट की तरफ लिखा है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होगा, फिर बिटुमिनस होगा, फिर लिग्नाइट होगा, फिर पीट होगा। हम ये किस आधार पर कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन। जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होगा वो अच्छा कोयला होगा, क्योंकि वो जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ेगा। अगर कार्बन 100% है तो 0 अवशिष्ट होंगे, लेकिन अगर कार्बन 100% नहीं है, बाकी अवशिष्ट है, तो जलने के बाद थोड़ी सी राख भी मिलेगी। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे अवशिष्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। यहां पर लगभग 80 से लेकर 95% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट। ये बहुत ही बढ़िया कोयला है एंथ्रेसाइट। यहां पर होता है 55 से लेकर 65% कार्बन होता है। लिग्नाइट जो होता है उसमें 45 से 65% होता है, सॉरी 60% होता है। ये लेस देन 40% होता है, 40% से कम। ठीक है, तो बेस्ट कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। ठीक है, और भारत में लिग्नाइट भी मिलता है, लिग्नाइट नेवेली में मिलता है। अब वो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, अब तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रेसाइट एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है बिटुमिनस की वैरायटी मिलती है। ये नॉन रिन्यूएबल है, आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। और ये कोल ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब कोल की बर्निंग होती है, जब कोल जलता है, बर्न होता है, तो बर्न होने के बाद CO2 का फॉर्मेशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। साथ ही साथ इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जिससे एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो कहीं ना कहीं कोयले से फ्यूल या बिजली पैदा करना या कोयले का एज अ
फ्यूल यूज करना लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रकार है इसका पेट्रोलियम। दूसरा प्रकार क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम में केवल एक चीज नहीं होती, पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं, मिट्टी तेल से लेकर डीजल से लेकर पेट्रोल से लेकर वैक्स से लेकर गैसोलीन तक होती है, एलपीजी तक होती है। तो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें जितनी मैंने बताई वो सब पाई जाती है, जिसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके वो बाहर निकलती है। इस पूरे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग करके इसको अलग करते हैं। कैसी होती प्रभाजी आश्वन? ये होता है प्रभाजी आश्वन विधि। ठीक है। ये क्या है? ये क्रूड ऑयल है जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। जो मिक्सचर ऑफ क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों फ्रैक्शनल वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर की एक पिलर है, बार है, जिसमें से अलग अलग चीजें निकलती जाती है, जिसमें से अलग अलग चीजें निकलती हैं। अगर एक ही चीज को निकालेंगे तो सिर्फ डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें बिटुमिन भी निकलता है, कोलतार भी निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, फ्यूल ऑयल निकलता है, डीजल है, पैराफिन है, नेफ्था है, पेट्रोल है, एलपीजी। तो अलग अलग टेम्परेचर पर निकलता है। इस मेथड से हम पेट्रोलियम से इतनी सारी चीजें निकालते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। ये पेट्रोलियम आपको मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में ये पेट्रोलियम प्राप्त होगा। और पेट्रोलियम क्या है? विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। तो करोड़ों सालों से चल रहा है। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें हमें पेट्रोलियम गैस मिलेगी जिसमें प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, ठीक है, और ये एलपीजी कहलाएगी, क्योंकि एलपीजी का जो मेन कंटेंट होता है वो ब्यूटेन होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्यूटेन होता है। पर ब्यूटेन इज अ ओडोरलेस गैस, इसमें कोई गंध नहीं होती है। इसलिए कभी आपके घर में गैस लीक हो जाए तो ब्यूटेन अगर लीक हो जाए तो पता नहीं कर सकते। इसलिए इस ब्यूटेन की गंध को पता करने के लिए एथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं तो जैसी गैस लीक होती है, जो गंध होती है वो इथाइल मरकैप्टन की होती है, ना कि ब्यूटेन की होती है। किसकी होती है वो गंध? इथाइल मरकैप्टन की होती है, ना कि वो ब्यूटेन की। तो क्लियर है? तो ये सारी चीजें किससे मिल रही हैं? पेट्रोल से निकल रही है। फिर ईथर भी निकलता है पेट्रोल से। ये ईथर जो है ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, नोट कर लेंगे। ईथर किसके लिए काम आता है? ड्राई क्लीनिंग के लिए काम आता है, शुष्क धुलाई कहते हैं हिंदी में। ईथर किसके लिए यूज होता है? ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। पेट्रोल भी निकल रहा है, देखो पेट्रोल लिखा है 25 से 60 डिग्री, ठीक है, तो ये गाड़ियों में यूज किया जाता है पेट्रोल। ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल यूज होता है। कैरोसिन ऑयल निकलता है जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, ठीक है। डीजल है, डीजल भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है डीजल। अब देखिए डीजल को लेकर एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है डीजल को लेकर? भाई कोई दिक्कत क्या है? एक्चुअली डीजल में क्या होता है? सल्फर मिला होता है। तो सल्फर जो है वो बड़ा डेंजरस है। अभी हमने पढ़ा एसिड रेन वगैरह, जो अम्लीय वर्षा होती है वो इस सल्फर के कारण हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि सल्फर अलग कर दे डीजल से, ठीक है। तो ये पहला डीजल होता है डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। सबसे घटिया डीजल कहते हैं, शॉर्ट में डीआईओ कहते हैं,
DIO, डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब इंफीरियर या सुपीरियर क्यों कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर परसेंट। इसमें होता है सल्फर का परसेंट 0.05% सल्फर, ठीक है। इसमें 0.05 सल्फर पाई जाती है, गंधक पाई जाती है। सल्फर को हिंदी में बोलते हैं गंधक पाई जाती है। फिर आता है LSD, लो सल्फर डीजल। मतलब ऐसा डीजल जिसमें सल्फर कम है उसे कहते हैं लो सल्फर डीजल, जिसमें 0.05 होती है। एक मिनट, एक गलती हो गई मेरे से, यहां 0.5% है, यहां 0.05%, ठीक है। थोड़ा पॉइंट का अंतर आ गया, 0.5% है, यहां 0.05% है। फिर तीसरा होता है ULSD, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अल्ट्रा लो, अति सूक्ष्म गंधक वाला डीजल, अति सूक्ष्म गंधक वाला डीजल जिसमें 0.01% गंधक होती है। समझ में आ रहा है? जिसमें 0.01%, उसको कहते हैं अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। फिर फोर्थ होता है ग्रीन डीजल, हरित डीजल। ऐसा डीजल जो पर्यावरण के लिए अच्छा है उसे कहते हैं हरित डीजल कहा जाता है, जिसे आपको गाड़ी में डलवाना चाहिए, जो सबसे कम पोल्यूशन करता है और यूरो 4 के लिए रिकमेंडेड है। जितनी भी गाड़ियां यूरो 4 या यूरो 4 से ऊपर वाली हैं, सबके लिए यही ग्रीन डीजल रिकमेंडेड है, जिसमें 0.001% सल्फर होता है या इससे कम सल्फर होता है। 0.001 या इससे कम होता है, इसको कहते हैं ग्रीन डीजल। समझ में आ रहा है? ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में जाएगा 1 2 3 4 करके। डीजल ऑफ इंफीरियर 0.5, LSD 0.05, ULSD 0.01, ग्रीन डीजल 0.001। क्लियर है? तो ये है फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम का रोल, और ये है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर है? देखिए पेट्रोलियम से कितनी सारी चीजें निकलती हैं, वैक्स भी निकलती है, पैराफिन भी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। एक्चुअली वो होती नेचुरल गैस है, और जब इसे कंप्रेस करके भर दिया जाता सिलेंडर में तो उसे CNG कहते हैं। वो होती प्राकृतिक गैस है, जो कई बार किसी तेल के कुएं से या प्राकृतिक गैस के कुएं भी होते, जैसे KG बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, सांचेर बेसिन। यहां पर आपको प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार मिलेंगे। किसके भंडार मिलेंगे? प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार मिलेंगे। और ये जो है, इसको कंप्रेस करके दबाकर लिक्विड में, इस गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके यूज करते हैं CNG व्हीकल। इस CNG व्हीकल का मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन होता है। ये देखो फिर एग्जाम का क्वेश्चन आ गया कि CNG का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। लेस पोल्यूशन देता है, कम प्रदूषणकारी है ये मीथेन। क्या है? कम प्रदूषणकारी है ये मीथेन। क्लियर हो गया आपको? फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, CNG हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैविक ईंधन। जैविक मतलब जो प्रकृति में दिख रहा है हमको, पेड़ है, लकड़ी है, गोबर है, गोबर का यूज कर लो तो कहला जाएगा जैविक ईंधन। कंडे का प्रयोग कर लो, कहला जाएगा जैविक ईंधन। लकड़ी को जलाकर कोयला बना लो, जिसको चारकोल कहते हैं, जैविक ईंधन। तो जैविक ईंधन वास्तव में क्या है? लकड़ी।
गोबर या गोबर के कंडे या लकड़ी का कोयला, इस लकड़ी के कोयले को चारकोल कहते हैं। तो ये सब कहलाते हैं जैविक ईंधन। पर देखिए लकड़ी जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत कम होती है। सामान्यतः दूर दराज के क्षेत्रों में जहां गैस नहीं है वहां होती, परंतु अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से शायद इस संकट को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया होगा या कम कर दिया गया। तो इस तरह लकड़ी लाना, ले जाना, इकट्ठा करना, लकड़ी को जलाना, वो धुएं को झेलना अब शायद लोगों की आवश्यकता नहीं है। फिर होता है एक लकड़ी का कोयला। अभी चारकोल बनता कैसे? चारकोल जो है अवायवीय दहन है। इसका लकड़ी का अवायवीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अवायवीय दहन, अवायवीय मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में जब लकड़ी को जलाया जाता है तो चारकोल बनता है। ठीक है, जब लकड़ी को जलाया जाता है अवायवी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन इट कन्वर्ट इनटू अ चारकोल। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा वो है बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। बहुत ही अच्छी चीज है बायोगैस, रेवोल्यूशन एक प्रकार का। बिजली देगी, जो उससे गोबर से बनेगा उससे खाद बनेगी, और जो हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली बात करते हैं, रीयूज रिसाइकल, सब कुछ हो रहा है उस गोबर गैस। जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर, उसको आपने इकट्ठा किया, जो घर में सब्जी बची, चावल बचा, दाल बचा, जो आप खाना छोड़ देते हैं, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, जितना जरूरत उतना लेना चाहिए, पर अगर है, पत्ते हैं, सबको इकट्ठा करके डाल दीजिए। सड़ेंगे, गलेंगे, मीथेन पैदा करेंगे, उससे आपके घर में कुछ चीज पकाई जाएगी, बिजली भी हो सकती है, लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो उसके बाद बचा उसको खाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक प्रकार का मल्टीपल यूज है और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सारी चीजें। इसका डिजाइन जो है कहते हैं सीवी देसाई ने तैयार किया। बायोगैस का डिजाइन सीवी देसाई ने तैयार किया था। ठीक है, तो बायोगैस क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट फील्ड पर, एटॉमिक फ्यूल। एटॉमिक फ्यूल मतलब ऐसा ईंधन जो रेडियो एक्टिविटी के काम से काम करता है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय फ्यूजन, संलयन। एक में न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, वो टूटकर छोटे छोटे और छोटे छोटे नाभिक में कन्वर्ट होता जाता है। ये होता है फिजन, नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये कहलाता है फ्यूजन। ठीक है, जो सूरज की रोशनी है, सन की जो एनर्जी है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। सूर्य में जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है। क्लियर है? और जो हमारे रिएक्टर हैं, परमाणु रिएक्टर काम करते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करते हैं। हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, और एटम बम जो होता है वो किस पर काम करता है, परमाणु बम, वो फ्यूजन पर। यहां तक क्लियर है? ये तो बताई प्रोसेस, अभी हमने फ्यूल बताया कहां, फ्यूल तो बताया नहीं। ये फ्यूल वर्ड तो, ये तो प्रोसेस है फ्यूल को वो करनी है। वो फ्यूल क्या है? फ्यूल है यूरेनियम, थोरियम, ये है फ्यूल। प्लूटोनियम,
ये तो फ्यूल किसके लिए हो गए? फ्यूजन के लिए, विखंडन के लिए। इसके लिए क्या हो गया? हाइड्रोजन। फ्यूजन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि आणविक ईंधन क्या है। ठीक है, ईंधन है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, हाइड्रोजन। प्रोसेस है फ्यूजन एंड फिजन, तो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये फ्यूल को हम एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? इसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो नाभिकीय विखंडन में भी लगातार ऊर्जा होती है। इसमें यूरेनियम पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करते हैं, 0n1 की बमबार्डिंग, अब तो डिटेल मत जाओ, न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करते हैं, तो न्यूट्रॉन का जब विखंडन होता है तो एक न्यूट्रॉन से यहां पर 3 से 9, 27, 81, 243 चलता जाता है, जब तक अंत में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। इसी घटना को हम चेन रिएक्शन कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर ये न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, अगर इन्होंने हमने कम नहीं किया या इनको धीमा नहीं किया या ठंडा नहीं किया, तो परमाणु बम बन जाएगा। तो इन्हें कम करने के लिए इन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इन्हें स्लो करना पड़ेगा, मॉडरेट करना पड़ेगा, और इसके लिए कूल करना पड़ेगा, मतलब कूलेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये तीनों चीजें हमने अच्छे तरीके से सेट कर ली, यही तो न्यूक्लियर रिएक्टर। इस प्रोसेस को स्लो कर दो, न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, कम कर लो, एब्जॉर्ब कर लो न्यूट्रॉन, टेम्परेचर कम कर लो, कूलेंट का यूज कर लो। तो ये एक तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब 92U-235 पर बमबार्डिंग की जाती है तो लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है। 200 MeV ऊर्जा मिलती है, 200 MeV ऊर्जा मिलती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड कर लें, यदि इस चेन रिएक्शन को क्या कर लें? कंट्रोल्ड कर लें। कंट्रोल्ड मतलब हिंदी में कहेंगे नियंत्रित कर लें, तो यही हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इस पूरे चीज को कंट्रोल करने के लिए हम डिजाइन सिस्टम बना देंगे जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहेंगे। ये कहलाती है वो श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। देखिए एक न्यूट्रॉन, देखिए ये टकरा रहा है 0n1 किस पर? इस यूरेनियम पर टकरा रहा है, क्रिप्टॉन और बेरियम बन रहे हैं, फिर 2 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, लगातार चलता रहेगा, और ये प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं। तो ये होते हैं रिएक्टर। रिएक्टर का काम क्या है? पहले तो सोख लो, अवशोषित कर लो, ठंडा कर लो, स्लो कर लो। तो एक स्लो करने के लिए मॉडरेटर है, एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल्ड रॉड है। ये अवशोषक होते हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं, ये उनकी गति को धीमा करते हैं, मॉडरेटर करते हैं। ये कूलेंट क्या करते हैं? तापमान को कम करने का काम करते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन एनरिको फर्मी ने बनाया हुआ है। डिजाइन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बाय एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने इस न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या किया था? डिजाइन बनाया। क्लियर है? अब देखिए, अवशोषित करने के लिए कैडमियम और बोरान की रॉड होती है। कैडमियम और बोरान, अब देखो एग्जाम में जाएगा, विच रॉड यूज एज अ कंट्रोल रॉड और एज अ एब्जॉर्बर। कौन सी रॉड होंगी?
कैडमियम या बोरान की रॉड का इसमें यूज करता है, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, जिसे हम कंट्रोल रॉड भी कहते हैं, जिसे नियंत्रक छड़ भी कहते हैं, जिससे कि श्रृंखला विक्रिया स्लो हो जाए थोड़ी सी। और जो टकरा रहे हैं न्यूट्रॉन, उसको स्लो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं या बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में। ये लिख लीजिए भैया, ठीक है। अब बात आती इंडिया में क्या यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर। इंडिया में मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का यूज करते हैं, भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में किसका प्रयोग किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है भारी जल के रूप में, मंदक के रूप में। और कूलेंट के रूप में क्या होता है, जल का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। इस तरह का काम न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। समझ में आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर? कोई डाउट है न्यूक्लियर रिएक्टर को? इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बिजली बनती है इससे। देखिए ये यूरेनियम लिखा ना, यूरेनियम फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं फ्यूजन की। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है, छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बना रहे हैं, ये कहलाता है फ्यूजन, संलयन हो रहा है। तो यहां पर 1H1 प्लस 1H3 2He4 बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी ये देखिए, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और ये हीलियम, और अंत में पैदा हुई एनर्जी, और न्यूट्रॉन फिर आ गया, न्यूट्रॉन अलग हो गया। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक हाइड्रोजन है। अरे भाई आग कब तक जलेगी, जब तक हाइड्रोजन होगा। मतलब किसी, ये प्रोसेस कहां होती है, सारी स्टार में होती है, तारों में होती है, और सूर्य भी एक तारा है। तो किसी तारे की लाइफ किस पर डिपेंड करती है, द लाइफ ऑफ अ स्टार डिपेंड ऑन इट्स मास, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितना द्रव्यमान होगा उतनी उसका जीवन काल होगा, जितनी लकड़ी चूल्हे में होगी उतनी देर तक चलेगा, तो जितना बड़ा तारा होगा उतनी देर तक चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि हाइड्रोजन का मात्रा उसके पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है हाइड्रोजन बम। आपको तो मैंने बता दिया कि स्टार की एनर्जी का रीजन क्या है, फ्यूजन। स्टार में एनर्जी क्यों है, फ्यूजन के कारण। और दूसरा है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन का आविष्कार इन्वेंटेड बाय एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, जो नाभिकीय संलयन के लिए काम करता है, बहुत ही डेंजरस होता है। चलिए यहां तक तो मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर है। एटॉमिक फ्यूल भी हो गया, फॉसिल फ्यूल भी हो गया, बायोफ्यूल भी हो गया, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब आता मैन मेड। हम इंसानों ने भी कुछ फ्यूल बनाए हुए हैं। हम इंसानों ने जो फ्यूल बनाए हुए हैं उसमें पहली है वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। एग्जाम में आपने सुना होगा, बहुत आते हैं क्वेश्चन। वाटर गैस नहीं आते हैं, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, ये कहलाते हैं मैन मेड फ्यूल। हम इंसानों द्वारा बनाए गए फ्यूल कहा जाता है। क्लियर है, हम इंसानों द्वारा बनाए गए फ्यूल। एग्जाम में आता है किसमें किसका परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए यहां होती है, मैं सिंबल ना लिखकर कंप्लीट लिख ही देता हूं, है ना। यहां होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन
मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। लगभग 50% ये होता है और 45% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन, दूसरे कलर से लिख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका कॉम्बिनेशन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। 65% ये होती है और लगभग 32% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब बात करते हैं कोल गैस। तो जो कोल गैस होती है उसमें हाइड्रोजन होता है प्लस मीथेन होता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तीन चीजों का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोजन जो होती है वो 55% होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। 30% ये होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 to 5% होती है। 4 से 5% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब बात करते हैं ऑयल गैस की। तो जो ऑयल गैस होती है उसमें मीथेन होता है, एथिलीन होती है और एसिटिलीन होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास एक ही जगह पे चारों चीजें, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है ही, पूछा ही जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलिए, हो गया, यहां पर नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, भविष्य के ईंधन की बात करते हैं। आने वाले समय में क्या होगा? तो भविष्य के ईंधन की बात करते हैं। तो भविष्य का सबसे टॉप है वो है हाइड्रोजन। ये भविष्य का ईंधन है आने वाले समय का। क्यों है भविष्य का ईंधन? क्योंकि नो पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं है। दूसरा, अवेलेबिलिटी इजी है, कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है, 150 किलो जूल पर ग्राम, ह्यूज। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टोरेज। प्रॉब्लम है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है कि कहां पर बनाएंगे, क्या करेंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब बात आती है कि इसमें भी हाइड्रोजन के कई टाइप हैं। सबसे बेस्ट है, मैं सारे टाइप में नहीं जाऊंगा, ग्रे है ये सब पे नहीं जाऊंगा, सीधे ग्रीन हाइड्रोजन की बात। ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन की बात। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पर काम करती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जाम का क्वेश्चन हो, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? जो जल का विद्युत अवघटन करे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी। देखो H2O भरा है ना, H चला गया एनर्जी के लिए, वो निकल गया बाहर। ठीक है, ये हाइड्रोजन टैंक बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन इकट्ठी होती जा रही है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो इंजन है, ये कैथोड है, मेम्ब्रेन है, एनोड है। ये भविष्य की कार है, जिसे फ्यूल सेल कार कहेंगे। ठीक है, तो क्या भारत ने दिशा में कोई कदम बढ़ाया है? तो हमने घोषणा की है कि 2030 तक भारत में 500 गीगावाट हाइड्रोजन एनर्जी होगी।
ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। और हमने पहला प्लांट, फर्स्ट प्लांट दुलियाजान में स्थापित किया है। दुलियाजान असम में है, यहां पर स्थापित किया है। हाइड्रोजन फ्यूल के लिए पहला प्लांट जो है वो कहां स्थापित किया है? दुलियाजान में स्थापित किया। तो यह है भविष्य का ईंधन। तो तैयार रहिएगा हाइड्रोजन की गाड़ी चलाने के लिए, परंतु ये रिस्की है थोड़ी सी, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी अगर कहीं से लीक हो जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया था, प्रोपोलेंट के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तो थोड़ी सी रिस्की है। स्टोरेज थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हल्की होती तो बड़ा स्टोरेज चाहिए, तो कैसे कंप्रेस करें, और छोटी सी भी चिंगारी ब्लास्ट कर सकती है। ठीक है। दूसरा हमारा जो भविष्य का ईंधन है वो है क्लेथरेट। क्लेथरेट जो है वो भी भविष्य का ईंधन है। अभी क्लेथरेट क्या है? क्लेथरेट एक ऐसी मीथेन है जो पानी के अणुओं के बीच फंस गई है। क्लेथरेट इज अ मीथेन which captured by water molecules, जो पानी के अणुओं से फंस गई है, ये है वो क्लेथरेट। ये मीथेन का अणु है जो पानी के अणुओं के बीच में फंस गया। देखो लिखा है ना H2O मॉलिक्यूल्स, मीथेन मॉलिक्यूल। ये मीथेन येलो कलर का मॉलिक्यूल है जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में फंस गया है। ठीक है, ये जियोलॉजिकल फॉल्ट है और यहां से मीथेन निकल रही है जो पानी के अणुओं के बीच में फंसती जा रही है। ठीक है, इस तरह क्लेथरेट क्या होती जा रही है? ये देखो क्लेथरेट अमाउंट्स लिखा है, इकट्ठी होती जा रही है। ये भविष्य का ईंधन है क्लेथरेट, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 साल में जब कोयला खत्म हो जाएगा तब क्लेथरेट समुद्र की तलहटी से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये सब फ्यूचर फ्यूल। तो हम कोई तैयारी कर रहे हैं। यस, इंडिया जो गैस अथॉरिटी और यूएस ने मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। भारत और अमेरिका दोनों इस पर काम कर रहे हैं क्लेथरेट को। और जब क्लेथरेट की बात आई तब ये समझ जाना कि आने वाले समय सी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। मतलब मैरीटाइम जो एरिया है किसका कहां तक होगा, इसको लेकर झगड़े होंगे। कहीं साउथ चाइना सी, कहीं इंडियन, जहां पर क्लेथरेट होगा झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या फ्यूल है भविष्य का? और भी कोई फ्यूल है? भविष्य का फ्यूल एक और है, कोल बेड बैड मीथेन। थर्ड नंबर पे लिख लीजिए, सीबीएम कहते हैं, कोल बैड मीथेन। ये भी फ्यूचर फ्यूल है जिस पर हम काम करना शुरू कर दिया है। तो कोल बेड मीथेन क्या है? एब्जॉर्ब मीथेन इन कोल, कोयले में अवशोषित की गई मीथेन, कोयले में अवशोषित की गई मीथेन, जिसको हम कोल बेड मीथेन कहते हैं। अगला क्या है? गैसोहॉल। गैसोहॉल क्या है? पेपर पढ़िए, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने बोला है, सुझाव दिया है कि क्यों ना गैसोहॉल को कंपलसरी, मतलब परसेंटेज बढ़ाने की बात करेगी, एथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाए। तो गैसोहॉल क्या है? पेट्रोल प्लस एथिल अल्कोहल, इनके मिश्रण को हम गैसोहॉल कहते हैं। इससे पेट्रोल की कॉस्टिंग भी कम आती है, पोल्यूशन भी कम होता है, धुआं भी कम निकलता है, सस्ता भी होता है। ये कहलाता है गैसोहॉल। ब्राजील सबसे पहला देश है जिसने गैसोहॉल को कंपलसरी किया था। ठीक है, एक और लिख सकते हैं आप, बायोफ्यूल। अभी लेकिन इसके चांस ज्यादा है, मतलब कम है, पर भविष्य में हो सकता है। बायोफ्यूल मतलब हिंदी में कहते हैं जैविक ईंधन, या इसी को कुछ लोग कहते हैं बायोडीजल भी कहते हैं। बायोडीजल क्या है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तेल से
हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैनोला, जेट्रोपा, इसको हिंदी में रतन जोत कहते हैं। भारत का रेलवे मंत्रालय डीजल में रतन जोत के ऑयल को मिक्स कर रहा है। तो हाई क्वालिटी का डीजल है, पोल्यूशन भी कम करता है, यूरो 4 स्टैंडर्ड पर भी खरा उतर रहा है। तो ये है फ्यूल की दुनिया, ईंधन की दुनिया। भविष्य में एनर्जी के लिए ईंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ऐसा ईंधन यूज करना है जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग रन में चल सके, जो बेहतर तरीके से कार्य कर सके, पोल्यूशन भी बेहतर है। कोई डाउट हो जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिए। बहुत सब कुछ इसमें, एग्जाम, प्री, मेंस सब कुछ कंप्लीट है इसमें। इवन नॉट ओनली पीएससी, एसएससी, अदर एग्जाम के लिए भी बहुत काम का टॉपिक है ये फ्यूल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।